श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत लोगों को बेसब्री से इंतजार है 4 जून का, जब मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, मतगणना की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न की जाती है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले। मैडम, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैडम, लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को मतगणना होनी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां की गई हैं? लोकसभा निर्वाचन के लिए 4 जून को मतगणना होनी है। उसके लिए जो है सबसे पहले तो पूर्व निर्धारित जो हमारा प्रशिक्षण इस पर आधारित था, वो प्रशिक्षण हमने उसके न्यूनतम जो है जिला स्तर पे 3 सत्र आयोजित किए थे, क्योंकि हमारे जो मतगणना में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, इसमें जितने हमारे काउंटिंग सुपरवाइज़र्स है, काउंटिंग असिस्टेंट्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स है, इन सभी को सघन प्रशिक्षण दिया जाना अत्यावश्यक था। तो सबसे पहले तो पूर्व तैयारियों में हम लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा राज्य के सभी 33 ज़िलों में जो निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, इनको भी हमने एक मीटिंग ली है और इनको भी मतगणना किस प्रकार से होगी, किस तरह से होगी, उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया है और उसका भी प्रशिक्षण हमने दिया है। मुख्य रूप से ये जो रूपरेखा इसकी रहेगी, ये होगा कि हमारे 11 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और उसमें जितने रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके अधीन जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चाहे वो उनके अपने ज़िले के हो चाहे किसी अन्य ज़िले के हो, सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए हमने AROs या सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। ओरिजिनली जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी थे वो 90 विधानसभा क्षेत्र पर 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन काउंटिंग के लिए हमने विशेष रूप से काउंटिंग की, क्योंकि एक वृहद प्रक्रिया होती है और जो मतदान केंद्र होते हैं जितने भी एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग कई 200, 250 या 400 तक भी है हमारे यहाँ, तो उसको देखते हुए हर 7 जो है हमारे काउंटिंग टेबल्स है, वहाँ पर जितने भी गणना होनी है उसके लिए एक एक जो है ARO की नियुक्ति अतिरिक्त रूप से की है। तो इस तरह राज्य में हमने जो है 276 EVM काउंटिंग के लिए अतिरिक्त AROs की नियुक्ति की और 110 पोस्टल बैलेट्स के लिए। तो इस तरह से कुल मिला के जो है 386 अतिरिक्त या सहायक रिटर्निंग अधिकारी हमारे रिटर्निंग अधिकारियों के सहयोग के लिए उस दिन उपलब्ध रहेंगे। मैडम, ये जो मतगणना होती है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है, इसके बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं को बताइए। देखिए, जो मतगणना होती है वो सबसे पहले तो विधानसभा क्षेत्रवार होती है। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और एक लोकसभा में लगभग 8 जो है वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 8 से कहीं 9 भी हैं, और एक विधानसभा क्षेत्र में 250 से 300 जो है पोलिंग स्टेशंस आ सकते हैं। तो इस तरह से 2000 से 2500 पोलिंग स्टेशंस या EVM मशीन्स को जो है हमें एक लोकसभा क्षेत्र के लिए काउंट करना होता है 6 से 8 घंटे के ड्यूरेशन में। अब इसके काउंटिंग के लिए जो है एक पृथक रूप से परिसर का चयन किया जाता है और उसी परिसर में जैसे ही हमारे EVM मशीन्स पे पोलिंग हो जाती है, तो पोलिंग के उपरांत जो है सभी EVM मशीन्स को हम लोग इन काउंटिंग सेंटर्स में रखते हैं और इस काउंटिंग सेंटर को स्ट्रॉन्ग रूम का नाम दिया जाता है। जो काउंटिंग हॉल में जाने से पहले स्टोरेज रूम होता है, उसको ये जो स्टोरेज रूम रहता है वो पूरा मतलब 3 लेयर कॉर्डन सिक्योरिटी में रहता है। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की ही तैनाती होती है, जिससे कोई भी आक्षेप इनके छेड़खानी पर न लग सके। और जो काउंटिंग हॉल रहता है, फिर उसमें जिस दिन काउंटिंग है उस दिन सुबह प्रातः 8 बजे से स्ट्रॉन्ग रूम से इन EVMs को ले जाया जाता है। वहाँ पर टेबल सेटअप किए होते हैं
और प्राय सब काउंटिंग सेंटर में एक आदर्श काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगते हैं, जिसमें कि पहले मान लीजिए कि 250 आपके पोलिंग स्टेशंस है एक विधानसभा में, तो पहले 14 पोलिंग स्टेशंस को लिया जाता है, ये कहलाएगा पहला चक्र या पहला राउंड। उसके बाद जो है इसी तरह क्रम में जो है एक एक चक्र पूरा करते हुए 14 ऐसे हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, और फिर जब तक पूरे 250 पोलिंग स्टेशंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, या जितने भी पोलिंग स्टेशन उस विधानसभा क्षेत्र में है, हम काउंटिंग जारी रखते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रारंभिक रूप से इस तरह से होती है। मैडम, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की मतगणना कितने स्थानों पर होगी और वोटों की गिनती के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है? छत्तीसगढ़ में जो हमारे 11 संसदीय क्षेत्र मुख्यालय है वहाँ पर होगी काउंटिंग। उसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे होगी, यानी टोटल 33 जो है काउंटिंग सेंटर्स हैं। और कुल मिला के जो टेबल होता है काउंटिंग टेबल, उसमें एक काउंटिंग असिस्टेंट, एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, इस तरीके से ड्यूटी लगती है। तो लगभग 3500 जो है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मैडम, ये जो डाक मतपत्र होते हैं उनकी गिनती कहाँ पर होती है? जो डाक मतपत्र होते हैं उनकी गिनती काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग हॉल में ही होती है। इस बार क्योंकि जितने हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुख्यालय है केवल वहीं पर काउंटिंग के निर्देश है डाक मतपत्रों के, तो हमने इसके लिए पृथक से हॉल बनाया हुआ है, और हर हॉल में जो है 500 डाक मतपत्र की एक टेबल पर काउंटिंग होगी। मैडम, अभी आप मतगणना की प्रक्रिया के बारे में बता रही थी, तो आपने बताया था कि अलग अलग राउंड्स में होती है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा ये राउंड से या चक्र से अभिप्राय क्या होता है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 4 जून को सबसे अधिक राउंड में मतगणना कहाँ पर होगी और सबसे कम कहाँ पर होगी? राउंड से अभिप्राय ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक काउंटिंग हॉल होता है, उसमें जो है मिनिमम 7 टेबल्स मैक्सिमम 14 टेबल्स इस तरह से लगाए जा सकते हैं। विशेष परमिशन से 14 से अधिक टेबल भी लग सकते हैं। जब 14 टेबल उसमें लगे होते हैं तो मान लीजिए कि किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 275 पोलिंग स्टेशन हैं, तो सबसे पहले 14 पोलिंग स्टेशंस के जो मशीन्स है उनको लाया जाता है 14 टेबल पे, और ये एक राउंड कहलाता है। जब ये 14 मशीन्स का कंप्लीट हो जाता है तब जो है हम अगले 14 पोलिंग स्टेशंस को फिर लेते हैं, वो सेकेंड राउंड कहलाता है। तो यदि 14 टेबल है और 275 पोलिंग स्टेशंस है तो पूरी प्रक्रिया जो है ये 20 राउंड में कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये होता है। हमारे राज्य में जो है सबसे अधिक जो पोलिंग स्टेशंस वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जो है सबसे अधिक राउंड में ये कंप्लीट होगा काउंटिंग, जो इसमें कि एक तो जो बिलासपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसका बिल्हा विधानसभा है वहाँ पर 24 राउंड में, और रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के जशपुर विधानसभा में भी 24 राउंड में होगा। सबसे कम जो है वो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में मात्र 13 राउंड में ये कंप्लीट होगा। मैडम, मतगणना के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए और उसमें पारदर्शिता के लिए आयोग की ओर से किस तरह से निगरानी की जाती है इस पूरी मतगणना प्रक्रिया के लिए? इसके लिए मतगणना प्रेक्षक और समान प्रेक्षकों की नियुक्ति की जाती है, इनकी भूमिका क्या होती है? हमारे राज्य में जो मतगणना होगी उसमें मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति हमने की है। ये तकरीबन जो हर विधानसभा क्षेत्र पर हमने एक मतगणना प्रेक्षक दिया है जो कि आयोग ने दिया है। तो ये जो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं इनका काम होता है कि जो एक तो संपूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और बिना विवाद के मतगणना की प्रक्रिया सतत चलती रहे। सबसे पहले तो ये चेक करना ज़रूरी है कि जो भी ईवीएम मशीन्स पे काउंटिंग हो रही है वो त्रुटि रहित और पारदर्शी रूप से हो रही है। जितने भी हमने मतगणना एजेंट नियुक्त किए हैं, काउंटिंग एजेंट, उनकी उपस्थिति में उनके सिग्नेचर लेकर जो भी दिशा निर्देश या मापदंड तय किए गए हैं उनका पूर्ण पालन करते हुए किया जा रहा है या नहीं। मान लीजिए कोई विवाद की स्थिति आती है तो निर्देशों के अनुरूप और आयोग से मार्गदर्शन लेकर निर्णय लेने की इनको पूरी शक्तियाँ होती है। मतगणना रोकने की और फिर पुनः प्रारंभ करने की भी शक्तियाँ रहती है।
तो हमारे जो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स है उनके अंडर में माइक्रो ऑब्जर्वर्स डिप्लॉयड है और हर टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहता है जो ये देखता है कि जो मतगणना काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग सहायक है वो सही रूप से जो है काउंटिंग है उसको टैबुलेशन वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और किसी प्रकार का डिसरप्शन यदि कोई करता है या कोई उपद्रवी तत्व है जो कि वहाँ की कानून सुव्यवस्था को मिसहैंडल कर रहे हैं या वहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं तो ऐसे लोगों को बाहर करना और तगड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करना ये है। दूसरा, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स के अलावा भी आयोग ने व्यवस्था की है कि सीसीटीवी कवरेज पूरे इवेंट का होगा। हर काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी लगे रहेंगे और वीडियोग्राफी भी, जो पोस्टल बैलेट्स है उनकी गणना के समय वीडियोग्राफी भी होगी तो पारदर्शिता रहे। और जो हमारा पोर्टल है एनकोर पोर्टल कहलाता है, तो जैसे ही राउंड समाप्त होता है उसमें जो आंकड़े हैं उनको अपलोड कर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जो रियल टाइम बेसिस पे जैसे जैसे गणना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है पारदर्शी रूप से ये आंकड़े हम मीडिया को और जनता के साथ साझा करते जाते हैं। मैडम, मतगणना के दौरान जो मतगणना कक्ष है वहाँ पर प्रवेश की अनुमति किन किन लोगों को होती है? देखिए, मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति सबसे पहले तो जितने भी हमारे अधिकारी, चाहे वो आरओ है, एआरओ है, डीईओ है, हमारे गणना प्रेक्षक है, काउंटिंग ऑब्जर्वर है, काउंटिंग असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, इनको तो रहती ही है। जो भी मतगणना से संबंधित हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको रहेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसके अभिकर्ता है और उसके द्वारा नियुक्त काउंटिंग एजेंट है, इनको रहती है। और आयोग के द्वारा जो हमारे मीडिया कर्मी हैं जिनको प्राधिकार पत्र जारी किया गया है काउंटिंग के दिन के लिए, उनको अलाउड रहता है। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मैडम, मतगणना के दौरान या यूं कहें कि जो मतगणना स्थल होता है वहां पर किन वस्तुओं को ले जाना प्रतिबंधित होता है? हाँ, जो मतगणना स्थल है वहाँ पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। मतगणना स्थल में जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी निर्देश ये है कि वो टुकड़ियों में हम उनको वहाँ विजिट करवाते हैं और स्टैटिक कैमरा लेकर ही वो वहाँ जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहता है। मैडम, ये जो मतगणना की प्रक्रिया होती है इसकी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? क्या मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाती है और जैसे कंट्रोल यूनिट होती है उनकी कैसे जांच की जाती है और वीवीपैट के माध्यम से भी क्या वोटों का सत्यापन किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो रिकॉर्डिंग तो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीसीटीवी पूरे काउंटिंग हॉल्स में लगे हैं, हर टेबल पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट्स है, वो हर राउंड में जो काउंटिंग होती है उसमें जो 2 कंट्रोल यूनिट रैंडमली हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर को भी अपने टेबल पर लाकर चेक करना होता है और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो ऐसे में वो वहाँ पर उस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा हमारे पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए ये भी हम सुनिश्चित करते हैं कि जो टैबुलेशन हो रहा है उसका भी क्रॉस चेकिंग काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हमारे करें। सीयू में मान लीजिए अगर कोई खराबी आती है या कोई आपत्ति उठाते हैं तो इसको काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी रिजॉल्व करते हैं वहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया कि जो मतगणना से संबंधित दिशा निर्देश है उनका पालन सुनिश्चित करना है। इसके लिए बृहद रूप से पहले तो हम प्रचार प्रसार करते हैं कि मतगणना पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, कहाँ मतगणना स्थल रहेगा और मतगणना में जो सीयू यूज़ होंगे या जो ईवीएम्स की हम गणना करेंगे उसमें हम क्या एहतियात बरतेंगे। उसमें विभिन्न तरह के एड्रेस टैग्स और सील्स लगे होते हैं तो वो भी हम सुनिश्चित करते हैं। हम सभी काउंटिंग एजेंट्स को बताते हैं कि सील्स इंटैक्ट है और जो बैटरी उनमें लगी हुई है उसमें भी बैटरी जो है वो इंटैक्ट है और बैटरी हाई है और उसके बाद ही हम आगे प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। जो वीवीपैट स्लिप्स की गणना से संबंधित आपने पूछा, तो वीवीपैट स्लिप मैंडेटरी पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 वीवीपैट को पूर्ण वीवीपैट स्लिप्स गिनना ज़रूरी है। ये पूरी मतगणना प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात
अंत में किया जाता है और ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है। रैंडमली लॉट्स के माध्यम से कोई भी 5 जो मशीन्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद एक एक करके जो है ये स्लिप्स को गिनना शुरू करते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो CU में हमें मिला है आंकड़ा, वो आंकड़ा जो है एक्चुअली वीवीपैट स्लिप से मैच करता है। मैडम, सभी लोगों में जो है वो 4 जून को इस बारे में उत्सुकता रहेगी कि जैसे ही गणना आगे बढ़ेगी, वोटों की गिनती, रुझान को लेकर, परिणामों को लेकर, तो चुनाव आयोग की ओर से राउंड वार किस तरह से इसके परिणाम या यूँ कहें कि रुझान घोषित किए जाएंगे? पहला रुझान कब तक मिलेगा और अंतिम परिणाम कब तक घोषित होने की उम्मीद है? 4 जून को जो मतगणना प्रारंभ होगी वो सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी और जो रुझान या जो राउंड वाइज हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जिसको कि हम टेबल वाइज रिलीज़ करेंगे इस बार, ये हम सभी आरओज़ के माध्यम से मीडिया सेंटर में रिलीज़ होगा। हमारा पोर्टल भी है, उस एनकोर पोर्टल पर ये पूरी तरीके से अपलोड होता है और इसके रिजल्ट्स भी देखे जा सकते हैं। मैडम, आकाशवाणी के श्रोताओं को मतगणना की प्रक्रिया के बारे में इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।